सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने, समझने और अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति दी है। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर लिखकर भी अपने मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों माध्यमों का मूल आधार भाषा ही है। इसके अतिरिक्त मनुष्य कभी कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है और इशारों के द्वारा वह अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता। इसी कारण संकेतों के सहारे भावनाओं को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता है। बच्चों, हमारा आज का प्रकरण है भाषा। तो आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र में दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं। वो एक दूसरे से कह रही हैं कि वीणा, कल तुम कहाँ जाओगी। तो उसके जवाब में रेखा कहती है, मैं कल पापा के साथ पुस्तक मेला देखने जाऊंगी। इसी तरह दूसरे चित्र में अध्यापक छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझा रहे हैं। तो ये जो सिखाने और समझने की प्रक्रिया है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो लड़कियां हैं वो सुनकर और बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं और जो अध्यापक हैं वो लिखकर बच्चों को समझा रहे हैं। तो इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर विचारों को जानने का सही साधन भाषा है। तो बच्चों, जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो है बोलकर और एक है लिखकर। तो भाषा का दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है। एक तो बोलकर हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं और दूसरा हम लिखकर अपनी बात को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुंह से बोले जाने वाली भाषा। और लिखित भाषा लिखकर समझाई जाने वाली भाषा। जिस भाषा को हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, कभी कभी व्यक्ति इशारों से भी अपने भाव व्यक्त करना चाहता है, लेकिन इशारों से समझाए जाने वाला यह भाव भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इशारों से हर भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए भाषा के दो ही मुख्य रूप माने गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, अब हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। तो मौखिक भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। अर्थात बोलकर और सुनकर जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं और हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो मौखिक भाषा के उदाहरण क्या क्या हैं? पहला है इसका टेलीफोन। टेलीफोन के द्वारा हम दूसरे जनों की बातें सुनते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। तो ये भाषा का रूप मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार दूसरा हमारा है भाषण। तो एक जो मंत्री है वो भाषण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं और हम सब उनके भाषण को सुन रहे हैं। तो ये भी भाषा का रूप क्या है? मौखिक भाषा का रूप है। इसी तरह तीसरा भाषा का रूप है टेलीविजन। तो हम टेलीविजन, टीवी तो सब लोग देखते हैं,
तो उसमें कोई लिखने की जरूरत तो है नहीं। हम टीवी देखते हैं और टीवी देखकर उनकी बात को समझ लेते हैं। तो ये भी भाषा का जो रूप है वो है मौखिक भाषा। इसी प्रकार चौथा जो रूप है उसका उदाहरण वो है रेडियो। रेडियो में गाने बजते हैं, समाचार आते हैं, तो हम उन रेडियो की बातों को ध्यान से सुनते हैं। और अगर हम अपनी बात कहना भी चाहते हैं तो हम रेडियो के जरिए वो भी कह सकते हैं। तो ये जो सुनने और बोलने का जो ये आदान प्रदान है, इस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, अब हम लिखित भाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, क्योंकि वो लिखकर अपने मन की बात बता रहा है। तो इसका पहला उदाहरण क्या है? पत्र। पत्र में हम अपने मन की बात लिख सकते हैं और अपने प्रियजनों तक उस पत्र को पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे प्रियजन हमारे मन की भावनाओं से परिचित हो जाते हैं। तो ये जो लिखकर समझने की जो क्रिया हुई, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार है पत्रिकाएं। पत्रिकाओं में हम अपने लेख लिखते हैं और उन लेखों को दूसरे लोग समझते हैं और वो भी अपने विचार पत्रिकाओं में लिख सकते हैं। तो ये जो लिखकर समझने की प्रक्रिया है, ये लिखित भाषा में आएगी। इसी प्रकार पुस्तकें हैं। पुस्तकें भी हम पढ़ते हैं और जो हमारे नोट्स होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, उन्हें हम लिखते जाते हैं। और जो पुस्तकों में ये जो लिखावट है, ये जो लेखकों ने लिखा है, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं कि उस कवि ने कौन सी कविता लिखी है, लेखक ने कौन सा अध्याय लिखा है। तो वो कवि और लेखक की जो हम बातें लिखी हुई पढ़ते हैं और समझते हैं, तो वो लिखित प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी प्रकार है समाचार पत्र। हम समाचार पत्र में जो बातें लिखी हुई होती हैं, पत्रकारों ने जो बात छापी होती हैं, हम उनको पढ़ते हैं। तो इसमें जो पढ़ने का माध्यम है वो लिखावट के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि हम समाचार पत्रों के अंतर्गत लिखी भाषा को पढ़ रहे हैं। तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। तो बच्चों, हम मौखिक भाषा को संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि बोलकर और प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते। तो ये मौखिक भाषा की जो विशेषता है। और दूसरी तरफ भाषा के लिखित रूप को हम कई रूपों में संभाल कर रख सकते हैं। इस रूप के द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। आप विचार करके देखिए कि अगर भाषा का ये लिखित रूप नहीं होता तो आज ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का जो भंडार हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारी अगली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाता और हम भी उस ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाते। इसलिए भाषा का यह रूप सचमुच ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे तो बच्चा अपने घर परिवार से अपने आप ही सीख जाता है, लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हमें जब व्याकरण का ज्ञान होगा तभी हम लिखित भाषा को लिख सकते हैं। तो बच्चों, भाषा के ये दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। तो लिपि क्या होती है, सुनिए। बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें लिखकर समझाने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं और ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इन चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। लिपि द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्ह
लिपि कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी भाषाएं हैं और उनकी अलग अलग लिपि है और उन लिपियों में ही उन भाषा को लिखा जाता है। तो हम आइए देखते हैं कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। तो पहली हमारी भाषा है देवनागरी लिपि। भाषा हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हम कैसे लिखेंगे? हम सब भारतीय हैं, तो ये जो लिखा हुआ है हम सब भारतीय हैं वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है और उसकी भाषा क्या है? हिंदी भाषा। तो देवनागरी लिपि में हम हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, इन भाषाओं को भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को जब हम लिखते हैं तो वह हम रोमन लिपि में लिखते हैं। तो इसका क्या उदाहरण है? वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। तो हम सब भारतीय हैं हिंदी में कैसे लिखा और इंग्लिश में कैसे लिखा है? वी आर ऑल इंडियंस। तो इन दोनों में अंतर है, तो यही इसकी लिपि है। और पंजाबी भाषा की क्या लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि में यही बात हम सब भारतीय हैं। देखिए किस प्रकार लिखी गई है पंजाबी भाषा में। अब है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है और उर्दू में भी यही बात कि किस तरह से लिखा गया है आप देखिए। और ये लिखने का जो तरीका है, ये चिन्ह है, इन्हें हम लिपि कहते हैं कि ये फारसी लिपि है। और अरबी भाषा को भी हम फारसी लिपि में ही लिखते हैं। ये अरबी भाषा में भी इसी तरह से ये वाक्य लिखा गया है, हम सब भारतीय हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी कोई ना कोई लिपि होती है और उस लिपि के द्वारा ही हम उन भाषा के शब्दों को लिखते हैं और उन्हीं के नामों से वह भाषा जानी जाती है। बच्चों, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी भाषा भी है, उर्दू भाषा है, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि। और इन सब भाषाओं की अपनी कोई ना कोई लिपि अवश्य है। और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो बच्चों, अब हमने जो सीखा है इस पाठ से उसका हम पुनः अभ्यास कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से कि जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा है। और दूसरा हमने बात क्या सीखी है? बोलकर और सुनकर समझे जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और तीसरी बात हमने क्या सीखी? लिखकर और पढ़कर समझे जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। और चौथी बात क्या है? कभी कभी इशारों से भी अपनी बात दूसरों को समझाई जा सकती है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम इशारों के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते हैं। तो भाषा के दो ही रूप प्रचलित हैं, मौखिक भाषा जो बोलकर और सुनकर समझते हैं और दूसरा है लिखित भाषा जो लिखकर और पढ़कर समझी जाती है। और अगला जो बात है हमारा वो है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारे पूरे राष्ट्र की भाषा हिंदी है। ये हमारा अगला वाक्य है। अब जो हमने एंड में सीखा है वो क्या सीखा कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो भारत में अनेक भाषाएं हैं और उनकी अलग अलग लिपियां भी हैं और उन्हीं लिपि में उन भाषाओं को लिखा जाता है। बच्चों, तो आपने देखा कि भाषा की क्या परिभाषा है और भाषा के कौन कौन से रूप हैं और उन रूपों को जानने के लिए क्या क्या उदाहरण हैं। तो हम जब कोई भी भाषा लिखते हैं तो उस भाषा को शुद्ध तथा स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं और वो नियम व्याकरण के नियम कहलाते हैं। जिस तरह यातायात के नियमों के अनुसार यातायात को संचालित व नियंत्रित करना होता है, उसी तरह व्याकरण भी वर्णों, शब्दों
और वाक्यों के समूह को नियंत्रित करता है। तो आप भाषा का अभ्यास कार्य करते रहिए। उम्मीद है आपको ये भाषा का प्रकरण समझ में आया होगा। मैं आपको एक कार्य पत्रिका भी दूंगी। आप उस कार्य पत्रिका को ध्यान से उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और हिंदी का अभ्यास कार्य करते रहिए। धन्यवाद।